आइए और एक कहानी सुनते हैं दूर की कौड़ी। शक्ल सूरत से सीधा साधा नजर आने वाला यह शख्स असल में एक खूंखार हत्यारा है मिलॉर्ड। सरकारी वकील ने कटघरे में खड़े करीब 25 वर्षीय युवक की तरफ अपनी उंगली तानते हुए कहा। अजय श्रीवास्तव नाम के इस शख्स ने अनिल गर्ग नाम के युवक का मर्डर किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अजय श्रीवास्तव के वकील ने पुरजोर अंदाज में कहा। मैं अपने काबिल दोस्त को यह सलाह देना चाहता हूँ कि अगर ये किसी केस के अदालत में लाए हैं तो ऐसा करने से कम यह तो इन्हें पता कर ही लेना चाहिए था कि ये किसके बारे में कोर्ट में क्या कहना चाहते हैं और हकीकत के वार्तालाप पर वह कितना ठहर सकेगा, क्योंकि मेरा क्लाइंट श्री अजय श्रीवास्तव और वह जिसकी हत्या का आरोप मेरे क्लाइंट पर लगाया जा रहा है यानी अनिल गर्ग, आपस में बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। और मैं ठीक यही कहना चाहता हूँ मिलॉर्ड। सरकारी वकील ने तुरंत अजय श्रीवास्तव के वकील की बात काटकर कहना शुरू किया। कटघरे में खड़े शख्स के लिए मैंने खूंखार हत्यारा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि इसने उस शख्स की हत्या की है जो इसका बहुत ही गहरा दोस्त था, और ऐसा करते वक्त ना इसके दिल में कोई ग्लानि पैदा हुई, ना ही दिमाग में किसी हलचल के जन्म लिया। ऐसे शख्स के लिए कानून में यह सिर्फ एक आरोप है योर ऑनर, सरासर झूठा और बेबुनियाद आरोप। अजय श्रीवास्तव का वकील एक बार फिर शिका। हकीकत से इस आरोप का कोई सरोकार नहीं। सरकारी वकील ने एक बार फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि न्याय की कुर्सी पर बैठे मिस्टर सुदर्शन चक्रवर्ती के हाथ के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहने के बाद कहा, सबसे पहले अदालत यह जानना चाहती है कि मिस्टर अनिल गर्ग की हत्या कब, किन हालात में और कहां हुई। बात 10 सितंबर 2004 की है मिलॉर्ड। सरकारी वकील ने अपना चौंगा दुरुस्त करने के साथ कहा। अनिल गर्ग का कत्ल उस सर्द रात के ठीक 11:07 पर हुआ। स्थान था मकबूल का अपना फ्लैट, बल्कि बेडरूम। अनिल गर्ग की हत्या उसके अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर फेंक कर की गई। याद रहे, अनिल गर्ग का बेडरूम कामाक्षी नामक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर था। 10वीं मंजिल की खिड़की का कांच तोड़ता हुआ अनिल गर्ग का शरीर सीधा इमारत की सर्विस लेन में आकर गिरा और लाश में तब्दील हो गया। तो क्या मैं जान सकता हूँ मेरा क्लाइंट वहाँ कहाँ से पहुँच गया? अजय के वकील ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। पहुँचा आपका क्लाइंट नहीं था, पहुँच तो वहाँ अचानक मकबूल गया था। सरकारी वकील का लहजा अजय के वकील से भी ज्यादा व्यंग्यात्मक था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आपका क्लाइंट तो वहां पहले ही से ही मौजूद था। अजीब बात कर रहे हैं वकील साहब। फ्लैट बल्कि बेडरूम अनिल गर्ग का था और पहले से वहां अजय श्रीवास्तव मौजूद था। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसे कैसे हुआ? ऐसा यूं हुआ वकील साहब क्योंकि आपके क्लाइंट के मकबूल की बीवी से अवैध संबंध थे। कहने के साथ सरकारी वकील ने बहुत तेजी से घूमकर दर्शक में बैठी एक ऐसी युवती की तरफ देखा जिसके तन पर विधवा का लिबास था। ये झूठ है योर ऑनर। मेरे क्लाइंट पर बहुत ही घिनौना, वाहियात और सरासर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। अजय श्रीवास्तव का वकील बिखर पड़ा। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कोर्ट में किसी पर भी ऐसे आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचा जाना चाहिए, क्योंकि सोचा गया है मिलॉर्ड, हजारों बार नहीं बल्कि लाखों लाख बार सोचा गया है। एक बार फिर सरकारी वकील अजय के वकील की बात काटकर कहता चला गया। अदालत में मेरे द्वार जो भी कहा जा रहा है करोड़ों बार सोचने के बाद ही कहा जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी कहा जा रहा है वह केवल कहा ही नहीं जा रहा है बल्कि जिंदा सबूतों की रोशनी में उसे साबित भी किया जाएगा। मैं अपने काबिल दोस्त को अपना आरोप साबित करने के लिए खुली चुनौती देता हूँ। अजय के वकील ने कहा। करूँगा वकील साहब, वह भी साबित करूँगा, मगर उससे पहले मैं अदालत को यह बता देना अपना फर्ज समझता हूँ कि मकबूल यानी अनिल गर्ग को घटना वाली रात के करीब 1 महीने पहले से अपने दोस्त और बीवी के संबंधों पर शक था, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर न वह दोस्त से कोई बात कर सकता था और न ही बीवी पर कोई आरोप लगा सकता था। अपने शक को पुष्ट करने की गर्ज से उसने 10 सितंबर को 2004 को
कंपनी के काम से अपना शहर से बाहर जाना प्रचारित किया। यही उसने बीवी से कहा, यही दोस्त से। उसने सोचा था कि अगर मेरे शक में दम है तो मुझे शहर से बाहर गए जानकर दोस्त और बीवी जरूर मिलेंगे। वही हुआ मिलॉर्ड। रात के 11 बजे अनिल गर्ग जब छुपता छुपाता अपने फ्लैट में पहुंचा तो अपने दोस्त और बीवी को अपने ही बेड पर आपत्तिजनक स्थिति में पाया। आप समझ सकते हैं मिलॉर्ड की अपने बेडरूम की वह हालत देखकर अनिल गर्ग पर क्या गुजरी होगी। आपे से बाहर हो गया वह। दोस्त और बीवी को जाने क्या क्या कहने लगा, ऐसा कुछ कि जिसे सुनकर उन दोनों को शर्म से गड़ जाना चाहिए। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। मतलब? सुदर्शन चक्रवर्ती ने पूछा। हुआ यह मिलॉर्ड कि खुद को रंगे हाथों पकड़ा जाता देखकर पहले तो संजय श्रीवास्तव के होश उड़ गए। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 2-4 मिनट तो उसकी समझ में यही नहीं आया कि क्या किया जाए। मगर उसके बाद जब उसकी समझ में यह बातें आई कि खेल बिगड़ चुका है तो अनिल को बातों में उलझा कर यह उसे खिड़की के नज़दीक ले गया और मौका देखते ही उसे इतनी ज़ोर से खिड़की पर। बहुत खूब योर ऑनर, बहुत खूब। इस बार अजय का वकील सरकारी वकील के चुप होने से पहले ही जोश में भरकर कहता चला गया। अब मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे काबिल दोस्त खुद ही अपनी बनाई गई झूठी कहानी के जाल में फंस गए हैं। वह कैसे? आपके कहने का मतलब तो यह हुआ कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त अनिल गर्ग की पत्नी भी कमरे में ही मौजूद थी और वहाँ जो कुछ हुआ उसके सामने हुआ। बेशक, मैं यही कहना चाहता हूँ। तब तो गफलत की कोई बात ही नहीं रही योर ऑनर। मकतूल की बीवी रंजना गर्ग इस वक्त इसी कोर्ट में मौजूद है। क्यों न हम उन्हीं से पूछ ले कि उस रात क्या हुआ था। वह सच्चाई बयान नहीं कर सकती मिलॉर्ड, सरकारी वकील ने एक एक शब्द पर जोर देने के साथ कहा। वह इसलिए सच्चाई बयान नहीं कर सकती क्योंकि एक तरह से वह खुद भी इस जुर्म के बराबर की शरीक है। भले ही वह अपने पति को खिड़की से धक्का देने में शामिल नहीं थी, मगर वह खुद इस भरी अदालत में भला यह कैसे कबूल कर सकती है कि उसने अपने पति के दोस्त से नाजायज ताल्लुकात थे। बावजूद इसके रंजना गर्ग के बयान महत्वपूर्ण है योर ऑनर, क्योंकि मेरे काबिल दोस्त की कहानी के मुताबिक वे इस मर्डर की चश्मदीद गवाह है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उनके बयान जरूर रिकॉर्ड किया जाए। इंसाफ के लिए ऐसा जरूरी है। सुदर्शन चक्रवर्ती की धीर गंभीर आवाज गूंजी। इसलिए यह अदालत रंजना देवी को कटघरे में आकर बयान देने का हुक्म देती है। उनके इस हुक्म के बाद कक्ष में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें रंजना पर स्थिर हो गई। मासूम सी नजर आने वाली खूबसूरत विधवा पर, और फिर विधवा उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती कटघरे में पहुंची। शायद लिखने की जरूरत नहीं रह गई कि अजय के वकील के चेहरे पर जीत की चमक दमक रही थी। आत्मविश्वास से भरपूर कदमों के साथ चलता वह कटघरे के नजदीक पहुंचा और रंजना की आंखों में आंखें डालने की कोशिश करता बोला, सरकारी वकील साहब का कथन आपने सुना ही होगा। रंजना देवी, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या यह सच है कि आपके और अजय के? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। सरकारी वकील उसकी बात पूरी होने से पहले ही दहाड़ उठा। मैं एक बार फिर अदालत को यह समझाना चाहूँगा कि रंजना देवी इस बात को अपने मुंह से कबूल कर ही नहीं सकती। इसलिए बावजूद इसके इनका बयान महत्वपूर्ण है योर ऑनर, क्योंकि वकील मेरे काबिल दोस्त ये घटना की चश्मदीद। वकील साहब ने ठीक कहा हुजूर। रंजना वकील की बात काटकर कहती चली गई, बिल्कुल ठीक कहा वकील साहब ने। मैं इस घटना की चश्मदीद गवाह हूँ। अजय ने मेरे ही सामने मेरे पति को खिड़की पर इतनी जोर से धकेला था कि ये उसे तोड़ते हुए सर्विस लेन में जा गिरी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अजय के वकील का चेहरा उसके हिसाब से पासे पूरी तरह उलट गई थी। ये क्या कह रही हो भाभी?
कटघरे में खड़ा अजय चीख पड़ा, ये क्या कह रही हो तुम? सरकारी वकील साहब का एक एक लफ्ज सच है। किसी की भी चिल्लाहट पर ध्यान दिए बगैर रंजना अपनी ही रो में बहती चली गई। मेरे और अजय के बीच संबंध थे, उन्हीं की वजह से यह सब हुआ, वह सब जो किसी हालत में नहीं होना चाहिए था। आज मैं शर्मिंदा हूँ, अपने पति से की गई बेवफाई पर शर्मिंदा हूँ मैं। वो सब शायद मैं इसलिए करती रही क्योंकि ख्वाब तक मैं नहीं सोच सकती थी कि उसका नतीजा यह होगा। मैं उल्टा हूँ जज साहब, कलंकनी हूँ मैं। अनिल की हत्या का जितना दोषी अजय है उतना ही मैं भी हूँ। मुझे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो अजय को मिलने वाली है। भले ही मैं उन्हें खिड़की से धकेलने में शामिल नहीं थी, लेकिन दोष तो आखिर मेरा ही है। मेरा ही बदकारी की वजह से उन्हें मरना पड़ा। ना मैंने अजय से संबंध बनाए होते और ना वह सब होता और ना ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती। मुझे फांसी पर लटका दीजिए जज साहब, मेरे ऐसी और औरत को फांसी पर लटक देना चाहिए। बार बार ऐसा ही कुछ कहती वह फूट फूट कर रो पड़ी और फिर रोती ही चली गई। इस वक्त अजय और उसके वकील के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उस वक्त कामयाबी नर्तकी बनकर सरकारी वकील के होठों पर थिरक रही थी। सुदर्शन चक्रवर्ती अपने ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। विजिटर चेयर पर बैठा अंगुतक तुरंत खड़ा हो गया, साथ ही उन्हें अभिवादन किया। उसने चक्रवर्ती ने गर्दन हिलाकर उसका अभिवादन स्वीकारा और मेज के उस तरफ पड़ी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठने के साथ अंगुतक को भी बैठने का इशारा किया। अंगतुक सभ्यता का प्रदर्शन करता हुआ पुनः वही स्थापित हो गया जहां चंद लम्हे पहले था। उसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी। लंबाई अच्छी थी, परंतु मोटापे के कारण मध्यम कद काटी का नजर आता था। आंखें बड़ी बड़ी थी, चेहरा सांवला। जाने क्यों पहली नज़र से मैं सुदर्शन चक्रवर्ती को वह जचा नहीं। हालांकि सूरज से असभ्य सा भी नजर नहीं आ रहा था, तेज तरारा सा लगा वह। कहिए, सुदर्शन चक्रवर्ती ने मेज के नीचे पैर फैलाते हुए पूछा, वह क्या खास बात थी जिसके लिए फ़ोन पर तुमने हमसे इस मुलाकात हेतु इतनी रिक्वेस्ट की जिसे हम टाल नहीं सके? कल आप अनिल गर्ग हत्याकांड का फैसला सुनाने वाले हैं, ऐसा उसके चेहरे पर पूरी गंभीरता लिए कहा था, जबकि उसके इस एकमात्र वाक्य ने सुदर्शन चक्रवर्ती की भाव भंगिमाएं तान दी। मोटे लेंसों वाले अपने चश्मे के पार बैठे अंगुतों को थोड़ा ठहर कर देखा उन्होंने, फिर कहा, तो बड़ा संयमित नजर आ रहा था वह। चेहरे पर किसी तरह की हड़बड़ाहट या कृतज्ञ भाव नहीं थे और उसकी यह अवस्था सुदर्शन चक्रवर्ती को थोड़ा हैरत में डाल रही थी। अक्सर लोग यहाँ सूरत पर विलाप लेकर आते थे और सामने वाले को मोम कर देने की जितने हथकंडे वे जानते थे सबका इस्तेमाल शुरू कर देते थे। इसके ठीक विपरीत वह सामान्य था। अपनी आंखें सिची चक्रवर्ती की आंखों में डाल थी उसने और बोला, मेरे ख्याल से फैसला अजय के खिलाफ जाने वाला है। ज़्यादा भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कहना है कहो। चक्रवर्ती का लहजा खुद ब खुद सख्त होता चला गया था। हमारे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होगा। फैसला किसके खिलाफ जाएगा यह कल कोर्ट में पता चलेगा। युवक मुस्कुरा दिया। ऐसी रहस्यमय मुस्कान थी वह जिसने सुदर्शन चक्रवर्ती की खोपड़ी भक्स से उड़ा दी। साफ लग रहा था कि वह सुदर्शन के कथन को नादानी भरा समझ रहा है और यह बात सुदर्शन चक्रवर्ती के लिए असहनीय थी। सामने बैठा युवक खुद को ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट दर्शाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है उसकी यह हरकत सुदर्शन चक्रवर्ती को नागवार नजरने लगी। इतना वक्त थोड़ा होता है सुदर्शन चक्रवर्ती के पास कि वे किसी सिर फिरे से बात करते फिरे। बात का कोई आधार हो, कोई वजह हो तो मानवता के नाते वे अपना थोड़ा सा वक्त किसी को दे सकते हैं, लेकिन यह युवक तो उन्हें पागल सा लगा। अभी वे कुछ कहने ही वाले थे कि युवक का स्वर कानों में पड़ा। मेरा ख्याल है कि कल की तारीख में आप अजय को फांसी का हुक्म सुनाने वाले हैं।
अगर तुम यहाँ यही बकवास करने आए हो तो तुरंत उठकर चले जाओ। दिमाग पर गुस्सा हावी हो जाने के बावजूद सुदर्शन चक्रवर्ती ने अपने लहजे को संतुलित बनाए रखा। हाँ, कड़ी नजर से उसे घूरा जरूर था, मगर निडरता हो तो ऐसी। पट्टा पुनः मुस्कुरा दिया और खामोशी को ज्यादा वक्त न देता हुआ बोला, चूंकि आप एक जज हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए कि जब मैंने आपसे मुलाकात की है और इस अंदाज में बातें कर रहा हूँ तो इसका ज़रूर कोई आधार रहा होगा। क्या आधार है तुम्हारे पास? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच ठंडे दिमाग से बातें हों। हालांकि था तो यह सब सुदर्शन चक्रवर्ती की शान के खिलाफ ही, मगर जाने क्या सोचते हुए उन्होंने खुद को दर्जे तक जब्त किया और ठंडी सांस खींचकर पूछा, क्या कहना चाहते हो? अजय को फांसी नहीं होनी चाहिए। हो गई तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार फिर सुदर्शन चक्रवर्ती को इसकी तरफ ठहरी हुई नज़रों से देखना पड़ा। स्थिर नज़रों से वे चश्मे के पार बैठे उस युवक का चेहरा देखते रहे जिसने बड़े सरल शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी थी। शायद इस बात के अंजाम का उसे अंदाज़ा नहीं रहा होगा, वरना ऐसे शब्द कदापि नहीं बोलता। लगा शायद वह मानसिक तौर पर विचलित है। अजय से कोई करीब का संबंध रहा होगा, कुछ भावनात्मक रिश्ते जुड़े होंगे। अजय की गैर मौजूदगी में उसकी ज़िंदगी का कोई सुनहरा वर्ग लापता होता होगा और अजय को मौत की गिरफ्त में पाकर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा होगा। तभी तो इतने सरल अंदाज में इतनी बड़ी बात कह दी, वरना क्या जानता नहीं होगा कि एक जज के इस किस्म की बात करना कितना बड़ा अपराध है। बड़े संतुलित स्वर में पूछा सुदर्शन चक्रवर्ती ने, अगर हमने उसे फांसी की सज़ा सुना दी तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मैं यह चाहता हूँ कि आपके और मेरे बीच जो थोड़ी बहुत भ्रम है वे दूर हो जाए। मतलब? वह सामान्य किंतु दृढ़ स्वर में कहता चला गया, मुझे लगता है कि आप मुझे कोई विक्षेप, कोई सिरफिरा या कोई मनोरोगिणी समझ रहे हैं। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? सुदर्शन चक्रवर्ती जैसे उसे मज़ा लेने के मूड में आ गए। अगर ऐसा है तो तत्काल इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उनके मूड और बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर वह अपनी ही धुन में कहता चला गया, मैं पूरे होशो हवास में स्वस्थ मानसिकता के साथ आपसे यह सौदा करने आया हूँ कि आपको अजय को बाइज्जत बरी करना होगा। अगर वह दोषी पाया जाता है तब भी। सुदर्शन चक्रवर्ती मानो अब भी अपने पुराने ही मूड में थे। दोषी तो पाया ही जाएगा, बल्कि अगर यह कहा जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा कि दोषी तो वह पाया ही जा चुका है। तभी तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी। उसके खिलाफ सबूत ही इतने हैं कि, और फिर रंजना के बयान ने तो। चक्रवर्ती ने उसकी बात काटकर कहा, इतने समझदार होने के बावजूद तुम चाहते हो कि उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए? जी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर आप नुकसान में चले जाएंगे, बेखटक कह दिया उसने। अगर आप खुद को उस नुकसान से बचाना चाहेंगे तो मेरी बात माननी पड़ेगी। सुदर्शन चक्रवर्ती अब भी संयमित रहे। वे उसके चेहरे पर मौजूद भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सूरत और भाव से युवक बड़ा सयाना नजर आ रहा था, मगर उसके शब्द इस बात की मुखालत कर रहे थे। शब्द भाव के विपरीत जाते थे। शब्द उसे विक्षिप्त ठहरा रहे थे या बेवकूफ़, लेकिन इसका कोई लक्षण सूरत पर नुमाया नहीं हो रहा था। सुदर्शन चक्रवर्ती कुछ देर तक उसे घूरते रहे। परेशानी के भाव खुद सुदर्शन चक्रवर्ती के चेहरे पर उतर आए थे, क्योंकि वे युवक के व्यक्तित्व को किस्म नहीं जान पा रहे थे। उसी को समझने की गर्ज से पूछा, क्या नुकसान पहुंचा सकते हो तुम हमें? सुदर्शन चक्रवर्ती का अंदाज बता रहा था कि वे आत्मविश्वास से भरे हैं। उन्हें दूर दूर तक पता है कि सामने बैठा सिरफिरा शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि वह बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया बुद्धिमानी से लबरेज होनी चाहिए। मैं जो भी कहूँ पहले आप उस बात की गहराई को समझें।
बाद में कोई रिएक्शन करे, क्योंकि आपकी जल्दबाजी आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। चक्रवर्ती ने एक बार फिर ध्यान से देखा उसे। चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हो, मगर अपनी गरिमा बनाए रखते हुए बोल ना पा रहे हो। सिर्फ इतना ही कहा, तुम कहो जो कहना चाहते हो। हम जानते हैं कि नाजुक मसलों पर हम मूर्खता का परिचय नहीं देते। मुझे भी यही उम्मीद थी आपसे, कहकर वह रुका और फिर थोड़ा ठहरकर पुनः बोला, आपकी प्यारी और इकलौती पुत्री सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ती है। तो एक झटके से सुदर्शन चक्रवर्ती कुर्सी पर सीधे ही नहीं हो गए, बल्कि उनके चेहरे की सारी रेखा ही बदल गई। जबकि उनकी इस अवस्था को पूरी तरह नज़रअंदाज किए वह पट्टा अपनी धुन में कहता चला गया, उसे तब से ठीक 15 मिनट पहले किडनैप कर लिया गया था, जब मैंने आपकी कोठी की बेल बजाई थी। सुदर्शन चक्रवर्ती की मुट्ठियाँ कस गई, जबड़े भींच गए, जैसे शेर घुर्राया। किसने किया ऐसे? वह बड़े सामान्य भाव में था, जैसे कोई खास बात ही न हो। चेहरे की कोई भाव भंगिमा अभी तक चेंज नहीं हुई थी, यूं ही बैठा रहा जैसे पहले बैठा था। उसी लहजे में जवाब दिया उसने, जाहिर सी बात है कि अजय के किसी हिंद चित्रक ने किया होगा। उसके कहने के दरमियान ही सुदर्शन चक्रवर्ती ने हाथ बढ़ाकर दीवार पर लगी स्विच प्लेट का एक स्विच 2 बार दबा दिया था। इधर युवक ने बात पूरी की, उधर भड़क से दरवाजा खुला और एक गनमैन गन ताने अंदर दाखिल हुआ। गन की नाल पलक झपकते ही युवक की कनपट्टी का नाप लेती नजर आने लगी। साथ ही गनमैन बुर्राया, हैंड्स अप। युवक पूरा का पूरा ही खड़ा हो गया, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे पहले से ही जानता था कि यह सब तो होना ही था। हाथ भी ऊपर उठा लिए थे उसने। होठों पर मुस्कान का कथक जारी करने के साथ पूछा पट्टे ने, क्या इतने नाजुक मसले पर आपने मूर्खता का परिचय देने का फैसला किया है? स्टूपिड, दहाड़ उठे सुदर्शन चक्रवर्ती। आंखें शोले उगल रही थी। गनमैन से कहा, इसे बाहर वाले कमरे में ले चलो। वह एक कुर्सी के साथ बंधा बैठा था। कुर्सी बिना हत्थे वाली थी। दोनों हाथ कुर्सी की पुश्त के पीछे बांधे थे, टांगे कुर्सी की टांगों के साथ बांधी गई थी और ऊपरी शरीर जकड़ दिया गया था कुर्सी की पुश्त के साथ। यह काम 2 गनमैनों ने किया था। एक ने गन की नाल युवक की खोपड़ी पर रखी हुई थी, दूसरे ने उसे बांध डाला। उनकी उम्मीद के मुताबिक युवक को प्रतिरोध करना चाहिए था, छूटकर भागने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर युवक ने उनकी सभी शंकाओं पर तुषारापत कर दिया था। वह ऐसा बेफिक्र था जैसे दहेज लोभियों के चुंगल से निकलने के बाद बेटी पीहर आ गई हो। उन्होंने बांधा और वह आराम से बनता चला गया। इस बीच जज साहब फोन पर झपट पड़े थे। बेटी के कॉलेज फ़ोन किया। जो जवाब वहाँ से मिला उसे सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। अगला फ़ोन थाने पर किया और फ़ोन पर ही अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर को अपने आवास पर आने का निर्देश दिया। दूरी आंखों और लंबू तरह चेहरे वाले 6 फुट इंस्पेक्टर ने युवक को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए पुलिसिया गुर्राहट के साथ कहा, सबसे पहले अपना नाम बता। साइमन डिसूजा। ये अपहरण किसने किया है? जाहिर है अजय के किसी शुभ चिंतक ने ही किया होगा। वह बड़े सदे हुए स्वर और नपे तुले शब्दों में बोल रहा था। कहाँ ले गए हैं किडनैप करके? ले जाने वालों के अलावा कोई नहीं जानता, कहकर उसने शिकायती और व्यंग्यात्मक नज़रों से सुदर्शन चक्रवर्ती को देखा। इस कमरे में मात्र 3 लोग थे, एक साइमन, दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर और तीसरे मिस्टर सुदर्शन चक्रवर्ती। साइमन सुदर्शन चक्रवर्ती को देखता हुआ बोला, आपने मुझसे वादा किया था कि मूर्खता का कोई परिचय नहीं देंगे, इसके बावजूद आप यह मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? सुदर्शन चक्रवर्ती की अवस्था का क्या बयान किया जाए। आंखें सुलग रही थी, चेहरा तमतमा रहा था। खुद को सामान्य दर्शाने और बुद्धिमानी की फॉर्म में रखने की वे भरसक चेष्टाएं कर रहे थे, परंतु मामला ऐसा था कि फॉर्म में से निकल जाते थे।
एक ही तो बेटी थी उनकी जाने जहान। बचपन में ही माँ का साया सर से उठ गया था। सुदर्शन चक्रवर्ती ने रौनक का, मासूम रौनक को, चाह माँ की रौनक को माँ का प्यार देने की भी कोशिश की थी, सिर्फ कोशिश की थी। असल में माँ का प्यार देना उनके लिए उसी तरह असंभव था जिस तरह रात के 12 बजे चिलचिलाती धूप का निकलना। और आज उनके दिल का वह टुकड़ा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। साइमन को उन्होंने कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरा और गुर्राए, याद रख, अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि साइमन किसी खास मुसीबत में घिरा नज़र नहीं आ रहा था। बड़े सामान्य लहजे में कहा उसने, यकीन मानिए आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? इंस्पेक्टर गुर्रा उठा। पता नहीं आप लोग मेरे मुंह से बार बार यह क्यों कहलवा रहे हैं कि अजय को बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। सेंटेंस पूरा करने तक साइमन डकरा उठा। न चाहते हुए भी उसके मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि इंस्पेक्टर का एक बड़ा ज़बरदस्त घूंसा उसके जबड़े से टकराया था और इंस्पेक्टर ने यही बस नहीं कर दी थी, बल्कि गिरेबान पकड़कर उसके चेहरे पर झुक गया था वह, और अपनी सुलगती आंखें उसकी ठंडी आंखों में डालकर गुर्राया था, अगर रौनक को कुछ हो गया तो मैं तेरी खाल में भूसा भर दूंगा। साइमन का निडर स्वर, अगर अजय को फांसी हो गई तो रौनक को मार दिया जाएगा। इंस्पेक्टर मानो पागल हो गया। अपराधी की इतनी हिम्मत कि पुलिस इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालने का महाजुर्म करे। इंस्पेक्टर ने सचमुच उसे गुस्से से भरे किसी बोरे की तरह ही ढूंढना शुरू कर दिया। तकलीफ जब साइमन के सब्र का सीना छलनी करने लगी तो वह चीखने चिल्लाने लगा। अगर यह कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा कि वह हलाल होते बकरे की तरह डकराने लगा। इंस्पेक्टर इस कदर पागल हो गया था कि अगर सुदर्शन चक्रवर्ती उसे थामते नहीं तो शायद वह साइमन को मार ही डालता। चेहरा पसीने से सराबोर हो गया था उसका, बुरी तरह हाँफने लगा था। चेहरे पर जो हुंकार भाव काबिज हो गए थे वे इतने खतरनाक थे कि बड़े से बड़ा अपराधी उन्हें देखकर अपने पिछले जन्म की एक एक घटना याद कर बैठता। साइमन के होठों के किनारों से खून बहने लगा था। खून की धारा कनपट्टी से भी बह रही थी, मगर हैरत की बात यह थी कि इंस्पेक्टर और सुदर्शन चक्रवर्ती जिस आतंक को साइमन के चेहरे पर देखना चाहते ही रहे, वह उन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इसके विपरीत वह पीठ कूटने के बावजूद व्यंग्यात्मक नजरों से दोनों को देखने लगा था। थोड़ा ठहरने के बाद कह भी दिया था जालिम ने, तुम जितना मुझे मारोगे उतना ही वह रौनक को मारा जाएगा। जितना खून मेरा टपक रहा है उतना ही रौनक का भी टपक रहा होगा, और वह भी ठीक वैसे ही दहाड़ी होगी जैसे मैं दहाड़ा था। फर्क रहा होगा तो सिर्फ इतना कि मैं अब भी मुस्कुरा रहा हूँ और वह रो रही होगी, खून के आंसू रो रही होगी वह। सुदर्शन चक्रवर्ती थर्रा उठे। उनकी बेटी को किसी ने ऐसे ही मारा होगा जिसे अभी अभी इंस्पेक्टर ने साइमन को मारा था। इस कल्पना मात्र ने उनके छक्के छुड़ा दिए। जबकि इंस्पेक्टर पुनः दहाड़ उठा। यह तेरा बाप बताएगा तेरे साथियों को जाकर कि यहाँ तुझे मारा जा रहा है। एक ट्रांसमीटर है मेरे पास, कहा। इंस्पेक्टर उसकी तरफ लपका। एक बार फिर उसके इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जैसे उन्हें बच्चा समझ रहा हो। ट्रांसमीटर मेरी जेबों में नहीं मिलेगा जनाब, क्योंकि वह मेरी शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर? ऑपरेशन कराकर फिट किया है। कुछ देर दोनों उसे घूरते रहे। फिर इंस्पेक्टर घुर्राया, तब तो निकलेगा ना जब हम तेरे जिस्म की चीर फाड़ शुरू कर देंगे। तुर्रे पर तुर्रा जवाब दिया उसने। इधर तुम मेरी चीर फाड़ करोगे, उधर रौनक के जिस्म की चीर फाड़ शुरू हो जाएगी। दिल पर गुस्सा सा पड़ा सुदर्शन चक्रवर्ती के, मगर दृढ़ कदमों से चलते हुए वे साइमन के नज़दीक आए और उसके चेहरे पर झुकते हुए गुर्रा कर बोले, तेरी कोई भी युक्ति तेरे काम नहीं आएगी। कल अजय को फांसी होगी, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो दूसरी फांसी तुझे होगी। दूसरी नहीं, तीसरी। मतलब दूसरी फांसी रौनक को होगी।
बेखौफ अंदाज में वह कहता चला गया, क्योंकि इधर तुम अजय को फांसी पर लटकाओगे, उधर रौनक को जिंदा सलीब पर लटका दिया जाएगा। खुद भगवान भी नहीं बचा सकेंगे उसे। हाँ, उसके बाद तुम मुझे। अपना वाक्य उसने जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया था। सुदर्शन चक्रवर्ती जैसे फैसला कर चुके थे कि उन्हें क्या रुख अख्तियार करना है। वे दृढ़तापूर्वक धमकी भरे स्वर में कहते चले गए, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कल सुबह तक का टाइम देते हैं। अगर रौनक को नहीं छोड़ा तो कोई नहीं बचेगा। कहने के बाद वे एक क्षण के लिए भी वहीं नहीं रुके, दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। साथ ही इंस्पेक्टर को अपने पीछे आने का इशारा किया था। वह भी उनके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दोनों बाहर निकल गए। इधर मुस्कान थी कि साइमन के होठों से नाता तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुर्सी पर अकेला बैठा वह यूं मुस्कुरा रहा था जैसे पक्के तौर पर जानता हो कि ये सब भपकिया है, अतः उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी।